और बात मुस्लिम आरक्षण की करते हैं। दरअसल मुस्लिम आरक्षण की रिव्यू को लेकर लगातार सियासत गरमा चुकी है। इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। सरकार के फैसले का एआईएमआईएम राजस्थान ने विरोध किया है। एआईएमआईएम प्रवक्ता काशिफ जुबैरी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि तुष्टीकरण कर रही है भजनलाल सरकार। काशिफ जुबैरी साफ तौर पर सरकार पर धर्म विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही सरकार बिजली पानी के बुनियादी कामों में फेल साबित हुई है। बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये तमाम आरोप एआईएमआईएम राजस्थान की तरफ से लगाए गए। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री अविनाश गहलोत ने एक घोषणा की है और उसमें ये बताया गया है कि राज्य सरकार, प्रदेश की राज्य सरकार, भाजपा सरकार जो है वो चुनाव के बाद, चुनावी आचार संहिता के बाद जो राजस्थान के अंदर ओबीसी आरक्षण के अंदर 14 मुस्लिम जातियों को जो आरक्षण दिया गया है 1997 से 2013 के बीच में ये जो आरक्षण मिला था, इसकी समीक्षा करेगी। वो लोग, उनका कहना यह है अविनाश जी का कि राज्य सरकार इस बारे में बात करेगी कि जो मुस्लिम में जो 14 जातियों को आरक्षण दिया गया है वो सही है या नहीं है, तो हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। तो मैं एआईएमआईएम की तरफ से इस राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध करता हूं और मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि आप समीक्षा करिए अपने घोषणा पत्र की, जिसके अंदर आपने 24 घंटे बिजली देने का राजस्थान की जनता से वादा किया था। आप उस बात की समीक्षा करिए कि जब आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा आपकी केंद्र सरकार ने किया था। आप समीक्षा करिए। और इस बीच बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। पेयजल अव्यवस्था पर सीएस सुधांशु पंत ने नाराजगी जाहिर की है। मीटिंग में सीएस ने पीएचईडी अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। गर्मियों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को फ्लॉप बताया। राजधानी में ही पेयजल आपूर्ति चरमराने पर जमकर फटकार सीएस ने लगाई है। कंटीजेंसी प्लान पूरा नहीं करने को बड़ी लापरवाही बताया। पेयजल व्यवस्था नहीं सुधारने पर बदलाव की चेतावनी भी दी। सीएस की फटकार के बाद जलदाय विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अपने दर्शकों को बता दें कि जबरदस्त गर्मी पूरे राजस्थान में पड़ रही है और जयपुर में गर्मी के बीच पेयजल अव्यवस्था को लेकर सीएस सुधांशु पंत जमकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। खासतौर पर मीटिंग में पीएचईडी अधिकारी को उन्होंने खरी खोटी सुनाई और कहा कि अगर जो आपूर्ति की व्यवस्था को सही नहीं कर पाएंगे तो फिर बदलाव के लिए तैयार रहें, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। गर्मियों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को पूरी तरह से फ्लॉप बता रहे हैं। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, देखिए, सवाल यह है कि अगर राजधानी में यह हाल है तो राजस्थान के रिमोट एरिया में क्या हाल होगा? जरूरत नहीं है बताने की, क्या कुछ कहा है सुधांशु पंत ने? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार ने पहले ही जो कंटेंजेंसी प्लान के लिए 300 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी कर दी गई, लेकिन कंटेंजेंसी प्लान अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लगातार जलदाय सचिव भी इंजीनियरों को चेतावनी देते रहे हैं, कई इंजीनियरों पर कार्रवाई भी की है, लेकिन राजधानी जयपुर में ही जिन ऐसे इलाके जहां पर पानी का गंभीर संकट है, जहां पर ट्यूबवेल होने थे, टैंकर की आपूर्ति होनी थी, टैंकरों की संख्या बढ़ानी थी, वहां पर इस तरह के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। जब राजधानी का यही आलम है तो राजस्थान के ऐसे जिले और ऐसे इलाके जहां पर सरकार जो उनको सेंसिटिव जोन में मानती थी कि यहाँ पर हर साल पानी का क्राइसिस होता है और बाकायदा उसकी प्लानिंग करके और तैयारी की जाती है, लेकिन इस बार जो अधिकारी हैं जलदाय विभाग के, उन्होंने धरातल स्तर पर कंटेंजेंसी प्लान को लागू नहीं किया है और प्रदेश भर से जो रिपोर्ट आई है, डेडलाइन दी गई है, कब तक पूरा ये प्लान किया जाएगा? बिल्कुल 31 मई तक की डेडलाइन दी गई है। अगर 31 मई तक आप पूरी नहीं कर पाते हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। बदलाव की चेतावनी दी गई है। जो जिम्मेदारी से कार्य नहीं करेंगे उनको कार्य मुक्त भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुख करते हैं पॉलिटिकल खबरों का। बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाकर मुजरा करना है तो वो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डटकर खड़ा हूं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा।
प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। पारा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। फलौदी को पार करते हुए बाड़मेर का तापमान 50 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिन तक फिलहाल कोई राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। नौतपा की शुरुआत के साथ ही राजस्थान के 12 जिलों में आसमान से आग के शोले बरस रहे हैं। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। जानवर या इंसान प्रचंड गर्मी से हर कोई हलकान है। खास पूर्वी राजस्थान में सूरज जैसे जमीन पर उतर आया हो। गर्मी और लू की वजह से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। फलौदी में बहुत ज्यादा गर्मी है। उठने बैठने का कोई नजर में ध्यान नहीं आ रहा है। कहाँ बैठे कहाँ उठे, बिजली भी नहीं रह रही है। बहुत हालत खराब है। फलौदी के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है। पशु पक्षी मर रहे हैं। पानी की समस्या है, बहुत ज्यादा चल रहा है। फलौदी क्षेत्र में गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। यहाँ पे पारा 50 डिग्री तक पहुँच रहा है। 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। फलौदी जिले में भीषण गर्मी से आमजन बेहाल है। जनजीवन पूर्णतया अस्त व्यस्त हो गया है। इस भीषण गर्मी में सुबह 8 बजे से लेकर बाहर निकलना भी लोगों का मुश्किल हो गया है। बाड़मेर में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया तो फलौदी में गर्मी अर्धशतक लगाने के करीब है। फलौदी में गर्मी की वजह से सड़कें बर्फ की तरह पिघलने लगी। मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। इन जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट: गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर, बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में पहली बार अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस को रिकॉर्ड किया है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान फलौदी में 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर में लगातार दूसरे दिन भी अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और इसके ऊपर हुआ है। राजस्थान में जिस तरह गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही, उससे अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यानी अगले 3 दिन तक प्रदेश में गर्मी के तेवर और तेज होंगे। मौसम विभाग के मुताबिक रेगिस्तान वाले कुछ जिलों में टेम्परेचर 50 डिग्री को भी पार कर सकता है। राज्य में शनिवार को जहां पारे ने तापमान का अर्धशतक लगाया, तो वहीं शुक्रवार भी लोगों के लिए गर्मी से त्रस्त कर देने वाला रहा। फलौदी सहित 6 शहरों में कल दिन का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया। फलौदी में शुक्रवार को तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.2 डिग्री ऊपर था। फलौदी के बाद दूसरा सबसे गर्म शहर जैसलमेर रहा, जहाँ का तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस रहा। बाड़मेर में 48.2, जोधपुर में 47.6, जालोर में 47.7 और डूंगरपुर में 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान में चल रहे हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर अभी भी अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में यानी जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, इसके अलावा अजमेर, उदयपुर, वहीं कोटा और भरतपुर संभाग के अधिकतर भागों में आप देखेंगे अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान अधिकांश भागों में सीवियर हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान 47 से कहीं 49 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। नौतपा की इन दिनों में गर्मी प्रचंड रहने वाली है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपना और परिजनों की सेहत का खास ख्याल रखें। जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बाड़मेर से बड़ी खबर है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। हीट स्ट्रोक का वार्ड खुद बीमार नजर आ रहा है। एयर कंडीशनर वार्ड का एसी बंद है। 10 बेड रिजर्व रखे गए हैं, लेकिन वार्ड में किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। न्यूज़ 18 ने वार्ड की सुविधाओं का जायजा लिया। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से खाना पूर्ति करता हुआ नजर आया है। तो न्यूज़ 18 ने जो जायजा लिया, उस रियलिटी चेक में पूरी तरह से व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। बाड़मेर से बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, हीट स्ट्रोक के वार्ड बनाए गए, लेकिन ये वार्ड खुद ही बीमार है, तो आखिरकार बीमार लोगों का कैसे इलाज करेंगे, अपने आप में सवाल है। एयर कंडीशनर वार्ड का एसी बंद है, तो आखिरकार जब हीट स्ट्रोक का बंदा यहां पर आएगा तो कैसे आप उसे यहां पर ठंडी हवा देंगे? सवाल ये है। आप देखिए, एसी बंद पड़े हैं,
रियलिटी चेक में आप तस्वीरें देख सकते हैं, 10 बेड रिजर्व रखे गए हैं, लेकिन वार्ड में किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। न्यूज 18 ने वार्ड की सुविधाओं का जायजा लिया और ऐसे में ये पाया कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से खाना पूर्ति करता हुआ नजर आ रहा है। दावे बड़े बड़े, लेकिन जमीनी हकीकत उसके बिल्कुल उलट। ये बाड़मेर की तस्वीर दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के दावों की देखिए किस तरह से पोल ये तस्वीर खोल रही है। हीट स्ट्रोक के वार्ड है ये अपने आप में, लेकिन खुद बीमार हैं, तो आखिरकार कैसे ये बीमार का इलाज करेंगे? क्योंकि एयर कंडीशनर वार्ड का एसी आप देखिए बंद पड़ा है। 10 बेड रिजर्व किए गए, लेकिन वार्ड में जो सुविधा होनी चाहिए थी, किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखती है। ऐसे में न्यूज 18 ने वार्ड की सुविधाओं को जायजा लिया और सामने ये हकीकत आपके रखी है कि किस तरीके से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग खाना पूर्ति कर रहा है। प्रेमदान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, जो तस्वीरें आपने भेजी पूरी तरह से पोल खोल रही हैं जिला प्रशासन की। देखिए, बाड़मेर का जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कितना बड़े दावे करते हैं और राज्य सरकार ने भी इसको लेकर के कई गाइडलाइन जारी की है, लेकिन जब आज न्यूज 18 ने उस वार्ड का स्थिति को देखा तो वाकई बहुत हैरान करने वाला दृश्य सामने था कि जो वार्ड हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए बनाया गया था, वो वार्ड खुद जब बीमार था, तो ऐसे में हालांकि बड़ी जिम्मेदारी तय होती है स्वास्थ्य विभाग की कि जब आपके पास में वार्ड ऐसे दूसरे वार्ड हो सकते थे, उसको आपको रिजर्व करना चाहिए था, लेकिन ऐसे वार्ड को चिन्हित किया गया जिसके अंदर पिछले 4 दिनों से एसी खराब है, अंदर जो भर्ती मरीज है उनके हाल खराब है, क्योंकि एक कूलर के जरिए उस पूरे वार्ड को संचालित किया जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इस वार्ड में, पूरे हॉस्पिटल के अंदर कई जगह पर मरीज अपने घरों से कूलर ला करके इस गर्मी से बचने की जतन करे, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी तरीके की कोई भी व्यवस्था सामने आने के बाद आखिरकार प्रशासन जागता है या नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, वहां की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए अजमेर का रुख करते हैं। बड़ी खबर, 111 नायाब तहसीलदारों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। 27 जून से RRTI में प्रशिक्षण लेंगे। राजस्व मंडल अजमेर ने ये आदेश जारी किए हैं। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर से, 111 नायाब तहसीलदारों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। 27 जून से RRTI में अब ट्रेनिंग ली जाएगी। राजस्व मंडल अजमेर ने ये बड़े आदेश जारी किए गए। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद इनकी नियुक्ति भी होगी। और इसी खबर के साथ मारू राजस्थान में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ओबीसी कोटे का रिव्यू कराएगी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के बयान ने सब कुछ साफ कर दिया है। देखिए, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था कि धर्म के आधार पर किसी जाति, समाज, वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक, 1997 से 2013 तक कुल क्रमवार तरीके से 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कैटेगरी के अंदर उनको डाला है और उनके सर्कुलर भी हमारे पास में है। इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में विभाग और सरकार रिव्यू करेगी। बता दें कि 1998 से 2013 तक 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया। सरकार इनके सर्कुलर की समीक्षा करेगी, जिनमें सिंधी मुसलमान, नागौरी मुसलमान, धोबी मुस्लिम, कायम खानी, नगरची दमामी मुस्लिम, राणा मुस्लिम, बारोट मुस्लिम, मदारी, बाजीगर गैर हिंदू, नट गैर हिंदू, मोची गैर हिंदू, लखाड़ा और फकीर शामिल है। मंत्री अविनाश गहलोत के बयान पर सियासी माहौल गर्मा गया है। मुस्लिम आरक्षण के रिव्यू को लेकर कांग्रेस का कहना है कि मंडल कमीशन की सिफारिश में जो रिपोर्ट बनाई गई, उसमें जिन जातियों का उल्लेख है उन्हें ही आरक्षण दिया गया। मंडल कमीशन की सिफारिशों के पश्चात विभिन्न धर्मों के विभिन्न 3700 से अधिक जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया था, जो पूरे देश भर में अनेक प्रदेशों में लागू है। और मंडल कमीशन की सिफारिश में मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई, उसमें जिन जातियों का उल्लेख है उन्हें आरक्षण दिया गया है, जिसमें विभिन्न धर्मों की विभिन्न जातियों को आरक्षण दिया गया था। भजनलाल सरकार के मुस्लिम जातियों के आरक्षण का रिव्यू करने की मंशा को लेकर अब सियासी विवाद तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के कुछ समय बाद विधानसभा का बजट सत्र है।
सरकार विधानसभा सत्र से पहले इसे लेकर कोई फैसला करती है तो सदन में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा जरूर बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कैंडिडेट हूं और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विदाउट द फेस मास्क। ओवैसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओवैसी साहब, आपने तो 15-15 साल 16-16 साल की बच्चियों को बुर्का पहना कर फेक वोटिंग दिलवाई है। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है। किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना। दिल्ली में ऐसे कई बूथ हैं जहां एक वर्ग विशेष के आड़ में बोगस वोटिंग डाली जाती है। हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। पहले चेहरा दिखाओ, फिर बटन दबाओ। दिल्ली में चुनाव से पहले ये मांग बीजेपी कर रही है। बीजेपी को आशंका है कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो सकती है, इसलिए बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और ये मांग की कि फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बुर्के में आने वाली महिलाओं की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाए। इसके बाद ही उन्हें वोटिंग की इजाजत दी जाए। लेकिन बीजेपी की इस मांग से AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने के मारो राजस्थान में एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आपको लिए चलते हैं प्रतापगढ़, जहां पर तेज गर्मी के कारण पवन ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई। संयंत्र ऊर्जा में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। जलते हुए पंखे का ये वीडियो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बसे गांव का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहले आग पंखे के ऊपरी हिस्से में लगती है, उसके बाद ये नीचे आ जाती है। इस जलते हुए पंखे से कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं पवन ऊर्जा संयंत्र से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में तेज गर्मी से भी पंखे जलने की संभावना है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर सीवरेज निर्माण से नागरिक परेशान है। सीवरेज निर्माण कंपनी ने निर्माण के दौरान पेयजल की पाइप यहां पर तोड़ दी और इसके बाद आपको बता दें कि भीषण गर्मी में नागरिकों को पेयजल की उपलब्धता नहीं हो पा रही। कई स्थानों पर दो दिन तक पानी नहीं आ रहा। इससे परेशान जंक्शन के नागरिकों ने रात में हंगामा भी किया। ये क्या है कि पाइप, ये सीवरेज वालों को पास कोई नक्शा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, इनका जब मर्जी तोड़ देते हैं और पब्लिक पीछे वाली गरीब जनता परेशान हो रही है बिना काम से। और अभी सुबह से पानी नहीं आ रहा, लोग बाल्टियां भर भर के लेके जा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। ये जेसीबी आती है, जब तोड़ के चली जाती है। 44 साल के तेजस जाते जाते 3 लोगों को जीवन दे गया। 21 मई को हुई सड़क दुर्घटना के बाद कल तेजस का ब्रेन डेड हो गया। डॉक्टरों की टीम ने उसे ब्रेन डेड घोषित किया। समझाइश के बाद परिजन अंगदान के लिए तैयार हो गए। आज SAS अस्पताल में किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट हुए। इसकी जानकारी SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक महेश्वरी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कारण जिस प्रकार की छवि SMS अस्पताल की धूमिल हुई थी, उस बीच एक अच्छी खबर जो है वो सामने आई है। SMS अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और इस वक्त हमारे साथ SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक महेश्वरी हैं। सर, जिस प्रकार की खबरें आ रही थी पिछले 1-1.5 महीने से, उस बीच बहुत अच्छी खबर आई है। हाँ, बिल्कुल। सरकार का दिशा निर्देश के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय चिकित्सा मंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम इस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम पर को वापस लाइन पे लाने के लिए बिल्कुल श्योर हैं और हम करके रहेंगे इसको।
और अभी आपने देखा कि कल देर रात तक रात भर काम करके हमारे 2 अच्छे सीनियर सर्जन्स ने लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट किया, जो एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, मेरे लिए और प्रदेश के लिए बड़ी सुखद खबर है। जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है उन लोगों को उसका इंतजार ना करना पड़े, हम यही कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश भारती लिवर ट्रांसप्लांट टीम के। दिनेश सर, ये बताएं किस प्रकार की चुनौतियां थी, किस प्रकार जो मरीज था उसने कितने लोगों को जिंदगियां दी है? इस मरीज को 3 लोगों ने जिंदगी दी है। एक किडनी नारायणा हृदयाला में ट्रांसप्लांट हुई है, एक किडनी एसएमएस में मिली है और एक लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो मेरा मानना है कि इतने दिनों में जो ये सब कुछ चल रहा था, फर्जी एनओसी और वो सब कुछ, इससे ट्रांसप्लांट जो प्रोग्राम था, जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट प्रोग्राम था, ऑर्गन डोनेशन था, थोड़ा सा स्लो हुआ था। क्योंकि मेरा मानना है कि पहले 3 महीनों में मार्च तक 5 से 6 कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन हुए थे, लेकिन पिछले 2 महीने में नहीं हुए थे। तो ये ट्रांसप्लांट होना एक प्रदेश के लिए सुखद है, क्योंकि इसके बाद में हो सकता है कि जो ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम है वो गियर्ड अप करे। तो ये हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी, इनका यही वो है, अपेक्षा है कि ये प्रोग्राम अच्छी तरह चले, उनका सहयोग रहे। इस प्रकार से पिछले 1 महीने से लगातार फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर खबरें आ रही थी। उस बीच ये अच्छी खबर है कि फिर से एसएमएस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर गंभीरता बरती जा रही है और इस दिशा में आगे बढ़ने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार। ऐसी बेतुकी मांग कर रही है। कल हमने चुनाव आयोग से गुजारिश की थी कि जो भी व्यक्ति वोट डालने जाए वो नकाब पहन के जाए या मास्क लगा के जाए या पर्दा नशीन बुर्का पहनकर आए। उनकी फेस की पहचान, चेहरे की पहचान बिल्कुल क्लियर होने के बाद ही वोट कास्ट का अधिकार होना चाहिए। ओवैसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओवैसी साहब, आपने तो 15-15 साल, 16-16 साल की बच्चियों को बुर्का पहना कर फेक वोटिंग दिलवाई है। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है। किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना, इसलिए सब किया जा रहा है। बुर्का उतार के देखेंगे, चेहर नकाब निकाल के देखेंगे, क्या ये सब? पिछले दिनों हमने सबने देखा, हैदराबाद की जो महिला उम्मीदवार थी वो तो पोलिंग बूथ पर जाकर सबके नकाब उठाकर देख रही थी अपने हाथों से। कुछ दिनों पहले ही हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं की जांच करती नजर आईं। इसको लेकर हंगामा मच गया और चुनाव आयोग ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया। हालांकि उस दौरान फर्जी वोटिंग के कोई सबूत नहीं मिले थे, लेकिन बिहार के दरभंगा में बुर्के में फर्जी वोटिंग के सबूत भी मिले और केस भी दर्ज हुआ। दरभंगा में 5वें चरण की वोटिंग के बाद 100-150 लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने पर धावा बोल दिया और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग के आरोपियों को छुड़ा ली गई। पुलिस ने इस मामले में करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग को लेकर उठ रहे इन्हीं सवालों के बीच दिल्ली में 25 मई को होने वाले चुनाव में बीजेपी बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की अच्छी तरह से जांच की मांग कर रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीच चुनाव, मुस्लिम आरक्षण पर तनाव। आरक्षण की परीक्षा 4 जून के बाद समीक्षा। कोटे पर घमासान, अब ओबीसी मुसलमान। गहलोत का बयान चिढ़ा सियासी घमासान। कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक, 1997 से 2013 तक कुल क्रमवार तरीके से 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कैटेगरी के अंदर डाला है।
2024 की लड़ाई में मुस्लिम आरक्षण बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। अब आखिरी दौर की लड़ाई बाकी है और ये मुद्दा फिर से जोर पकड़ रहा है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ओबीसी में शामिल मुस्लिम जातियों के आरक्षण को रिव्यू करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद सरकार हाई पावर कमेटी बनाकर मुस्लिम जातियों के ओबीसी कोटे का रिव्यू कराएगी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के बयान ने सब कुछ साफ कर दिया है। देखिए, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर